मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक, आज का टाइटल बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आपसे बार बार संवाद भी हमारा होता है प्रेडिक्शन और परामर्श के बीच, और नित्य आप मेरे वीडियोज पर कमेंट भी करते हैं। तो मुझे बराबर ये जानकारी मिलती रहती है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आप क्या जानना चाहते हो। हमारे वीडियो में क्या कठिनाइयां आपको समझने में आ रही हैं, या हमारा वीडियो बड़ा लंबा चौड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा कुंडली का गणित होता है, उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इस नाते मैंने छोटा छोटा वीडियो देना शुरू किया है, और बहुत ज्यादा गणित का झाम नहीं, हम टू दी पॉइंट, हम उसी मेन पॉइंट पर आते हैं जो समझाना चाहते हैं। मित्रों, आज का टाइटल है उप नक्षत्र स्वामी में ही निहित है फलित का सारांश। अर्थात फलित जो है ग्रहों का, उसका सारांश, या ज्योतिष का फलित, उसका सारांश उप नक्षत्र स्वामी में ही निहित है। बार बार उप नक्षत्र स्वामी सब स्टार लॉर्ड की चर्चा होती है। हमारे मित्र कभी कभी कहते हैं कि आप कभी स्टार लॉर्ड की बात करते हो, कभी सब स्टार लॉर्ड की बात करते हो, कभी सब स्टार लॉर्ड की बात करते हो, कभी कभी स्टार की बात करते हो, कभी कभी कंफ्यूजन होता है। तो छोटा छोटा टॉपिक लेके, जबकि बड़ी बड़ी वीडियो हमने दिया है, इसी से रिलेटेड कई वीडियो दिया है, थोड़ा आपके समझ को और पैना बनाने के लिए, पैनी दृष्टि बनाने के लिए, और गहराई तक ज्योतिष में उतरने के लिए वीडियो आपका। आगे बढ़ने से पहले अगर आपसे अनुरोध है कि अगर मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो नीचे का लाल बटन दबाकर वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, और बगल में जो बेल आइकन आती है उसे जरूर पुश कर दीजिए, ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन तत्काल आप तक पहुंच जाए। वीडियो पसंद आवे तो लाइक जरूर करिए, और कम से कम 5 मित्रों को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि अधिकतम लोग इसका लाभ ले सकें। मित्रों, वीडियो का टाइटल है उप नक्षत्र स्वामी में ही निहित है फलित का सारांश। द समरी ऑफ द रिजल्ट लाइज इन द सब स्टार लॉर्ड। जी हाँ, इसके लिए जो मैं हमेशा अपने वीडियो में एक सिंबल देता हूं, नेचुरल कुंडली, मतलब केपी लग्न ऑब्लिक कस्प चार्ट एक में देता हूं, नैसर्गिक कुंडली, इसको आप समझ लीजिए, या कुदरती कुंडली, ये एक सिंबल है। मैं 2 पॉइंट उठाता हूं। उदाहरण के लिए किसी जातक की चंद्रमा की महादशा है, तो आपको बार बार बताया गया जिस ग्रह की महादशा होती है उसका मेन प्रभाव होता है उस महादशा में। वह महादशा स्वामी जिन भावों का सिग्निफिकेटर होता है, कार्येश होता है, प्रतिनिधि होता है, उन्हीं भावों का फल अपनी दशा में देता है। प्रतिनिधि जानने के लिए हमने 2 रूल बना, मेनली हमने वो ग्रह और उसका नक्षत्रेश, किन भावों के कार्येश हैं, यही मेन है। जैसे ग्रह चंद्रमा है, तो चंद्रमा देखिए इसमें है, चंद्रमा 8वें में, इसका मतलब बैठा हुआ, 12वें में उसकी राशि है। 8-12 का कार्येश है, सिग्निफिकेटर है स्वयं। लेकिन ये केतु के नक्षत्र में है, 3-3-10 बता रहा है। केतु को और विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है, जाएंगे जब कुंडली ब्रीफ करना होगा। हमने बताया है कि छाया ग्रहों को थोड़ा विस्तार से देख लीजिए, किन किन ग्रहों का प्रभाव। हम यहीं तक सीमित हैं। हमारा मुख्य बिंदु है उप नक्षत्र स्वामी। मित्रों, उप नक्षत्र स्वामी चंद्रमा का चंद्रमा ही है, संयोग से देखिए। उप नक्षत्र स्वामी में ही निहित है फलित का सारांश। देखिए, उप नक्षत्र स्वामी 2 जगह प्रयोग होता है, एक तो ग्रह में और दूसरी जगह कस्प में।
कस्पल सिग्निफिकेटर्स। दो ही चार्ट होते हैं, एक प्लेनेटरी सिग्निफिकेटर्स और एक कस्पल सिग्निफिकेटर्स। प्लेनेटरी सिग्निफिकेटर्स के लिए महादशा स्वामी चंद्रमा को ही हमने लिया है, और कस्पल सिग्निफिकेटर्स में जिसमें 12 भाव के सिग्निफिकेटर्स होते हैं उनको उपनक्षत्र स्वामी के द्वारा ही देखा जाता है। उसमें राशि और नक्षत्र को अलग करके केवल उपनक्षत्र स्वामी द्वारा देखा जाता है कि उस व्यक्ति में, उस जातक में कितनी पात्रता है या कितने अपने संचित कर्मों के माध्यम से प्रारब्ध लेके आया है किसी भी क्षेत्र के लिए, चाहे लग्न स्थान हो, आयु हो, स्वास्थ्य हो, द्वितीय स्थान परिवार कुटुंब और धन का है, तृतीय भाई बहन का है, अन्य विषयों का है, चतुर्थ है माता का और शिक्षा का, भूम भवन वाहन का, इस तरह से पंचम है संतान का, छठा है नौकरी का, रोग ऋण का, शत्रु का, तमाम चीजों 12 भाव का आप करीब करीब जानते हैं। अब यहाँ हमने दिया है चतुर्थ का उपनक्षत्र स्वामी। ये वास्तव में एक सही जातक की कुंडली है। चतुर्थ का उपनक्षत्र स्वामी अर्थात जिस हम उपनक्षत्र स्वामी की बात कर रहे हैं, जो जिस सब स्टार लॉर्ड की बात कर रहे हैं, वो उसी की बात हम नक्षत्र पे भी बताएंगे और ग्रह कस्प कुंडली में भी बताएंगे। मतलब कस्प में भी उपनक्षत्र स्वामी की भूमिका क्या है और ग्रह में भी क्या है, मतलब भावों के विश्लेषण में और ग्रहों के विश्लेषण में, दोनों में निहित है उपनक्षत्र स्वामी का महत्व। और इसी महत्व को, इसी को समझ गए तो सारांश आप पा गए फलित का। अब यहाँ हम दोनों विषय बताएंगे। एक तो चतुर्थ का इस जातक के चौथा स्थान, जिसको आप भूम भवन वाहन सुख कर सकते हो, शिक्षा कर सकते हो। शिक्षा के लिए मेनली हमने कहा है चतुर्थ का सब लॉर्ड अगर 4, 9, 11 का कार्य हो, सिग्निफिकेटर हो, तो उस जातक की शिक्षा उच्च शिक्षा होती है। इसके जातक के बारे में हमें पूरा पता है। यह जातक एमए, एमएड, पीएचडी, नेट भी, जेआरएफ भी सब क्वालिफाइड है। और इसमें देखिए चतुर्थ का उपनक्षत्र स्वामी मंगल है, जिसमें 8 है। 8वां स्थान संघर्ष का होता है, संकट का होता है, प्रॉब्लम का होता है, परेशानी का होता है, असफलता का। लेकिन संघर्ष के द्वारा ही आदमी सफल भी होता है। तो 8वां मतलब संघर्षपूर्ण स्थिति रहेगी, लेकिन 4, 9 देखिए मंगल में आया है और 11 इसके नक्षत्र में आया है। अर्थात 4, 9, 11 तीनों है। उच्च शिक्षा जो है और इसमें आया है, इस नाते जातक उच्च शिक्षा प्राप्त शिक्षक, ये टीचर भी है, इंटर कॉलेज अभी ट्राई कर रहा है और ऊंचाई पर जाने वाला है। जो भी परीक्षा देता है सब में क्वालिफाई करता है, लेकिन 8वां स्थान है, ये कभी कभी सफलता के करीब पहुंचा देता। वो अलग विषय है, नौकरी कर रहा है और आगे बढ़ेगा, ये अन्य प्रकरण है। हम केवल इस पे आते हैं कि उपनक्षत्र स्वामी तो देखिए चतुर्थ स्थान माने शिक्षा के लिए देखा हमने, और मंगल है, इस नाते इस व्यक्ति को देर सवेर प्रॉपर्टी इसके पास होगी, क्योंकि चौथे और 11वें का कार्य है मंगल। तो माता का सुख भी है इसको, लड़के को, क्योंकि चतुर्थ का सबलाड़ मंगल 11वें स्थान का सबल कार्य है। आपको बार बार हमने अवगत कराया कि नक्षत्र के माध्यम से जो भाव मिलते हैं उसका सबल कार्य। जैसे चंद्रमा में 8, 12 तो है, दोनों नेष्ट स्थान है। 8वां स्थान भी संघर्ष, संकट, परेशानी, मृत्यु, तुल्य, कष्ट, असफलता का है। 12वां स्थान भी व्यय का है, लेकिन व्यय कभी कभी निवेश का काम करता है, क्योंकि जब उसका नक्षत्र स्वामी लाभ वाली स्थिति में होता है, मतलब निवेश के द्वारा उसको लाभ हो। अब मित्रों, वो लड़का टीचर है, निरंतर प्रयास कर रहा है अपने प्रमोशन के लिए और ऊंचाई पर जाने के। तो देखिए चंद्रमा की महादशा में 10वां सबल है, केतु के माध्यम, नक्षत्र के माध्यम से 10वां स्थान मिला है चंद्रमा को। इस नाते जातक का प्रमोशन होगा, ऊंचाई पर जाएगा,
शिक्षा में इस नाते उच्च स्तर पर जाएगा। इसका सब लॉर्ड देखिए चंद्रमा ही है, 8 12 है, 3 3 10 है, अर्थात 3 3 10, 3 3 10, 8 और 12, ये पांचों इसमें कॉमन है, पांचों का फल मिल रहा है। 8वें का मतलब कष्ट, परेशानी, चोट, असफलता, ये भी मिल सकती है कभी कभी। 12वें का मतलब है इन्वेस्टमेंट होगा, व्यय होगा। तीसरे का मतलब है स्थान परिवर्तन भी होता है, एक स्थान से दूसरे, ये इसके साथ हो रहा है। और 10वें का मतलब है पदोन्नति होना, राज्य पक्ष से लाभ मिलना, ऊंचाई पर पहुंचना। 10वां स्थान कुंडली का उच्च स्थान है, लड़के के साथ धीरे धीरे हो रहा है। अभी ज्यादा समय बाकी है, 24 तक इसका और आगे है शायद, तो दशा हमको क्लियर नहीं हमने नोट किया। मतलब ये ऊंचाई पर जाएगा, इसमें नो डाउट, क्योंकि कुंडली में जो कस्पल सिग्निफिकेटर्स हैं इस पर ऊंचाई को पर पहुंचाने के लिए तैयार हैं। इसको हमने सर्च भी किया था, देखा था। लेकिन आज हम उपनक्षत्र स्वामी ही हमारा मेन टॉपिक है। इस नाते हम ये बताते हैं कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि चंद्रमा में 3 3 10 है। यह अगर यही दूसरा ग्रह होता उपनक्षत्र स्वामी और ये 3 3 10 न बताता, 8 12 न बताता, तो जिन भावों को ये उपनक्षत्र स्वामी नहीं बताता वो भाव इसमें से माइनस हो जाते, मतलब उसका फल नहीं मिलता। जो भाव बताता या जिन भावों के सहायक भाव, जैसे 12वें भाव का 12वां भाव तो व्यय का स्थान है, तो जिन भावों के सहायक भाव या मेन भाव मिला के उपनक्षत्र स्वामी में रहते, कॉमन रहता, उसी का फल मिलता। और यहाँ चतुर्थ उपनक्षत्र स्वामी द्वारा ही आपका भाग्य भविष्य कैसा है, आप प्रारब्ध में क्या लेके आए हो, कौन सा अच्छा बुरा फल किस क्षेत्र में मिलना है, यह भी उपनक्षत्र स्वामी तय करता है। और किसी ग्रह की जिसकी दशा हो या कोई ग्रह के बारे में देखना हो, वो सही फल देगा कि गलत फल देगा, क्योंकि शुभ अशुभ दोनों भाव आए रहते। देखिए 8वां भाव है, 8वां इसमें भी है उपनक्षत्र स्वामी में। इसका क्लियर अर्थ है कि इसको थोड़ा कष्ट, संकट, परेशानी, असफलता आ सकती है, चोट दुर्घटना हो, आवश्यकता पड़ने पर रोग बीमारी भी हो सकती है, मैंने समय आने पर, और संकट में पड़ सकता है। अब 12वां स्थान विदेश का भी है, अस्पताल का है, जेल का है, मोक्ष का है, शमशान का है, बहुत कुछ है। इन चीजों को आप देखेंगे, शारीरिक कष्ट का है, तो इसका भी फल इस जातक को मिलेगा। केतु पढ़ने ग्रहों का क्या प्रभाव है ये देखना पड़ेगा, लेकिन 3 3 10 है, 10वां भाव इसमें मुझे दिखाई दे रहा है। इससे पदोन्नति इसकी होनी है, पदोन्नति के लिए प्रयास भी कर रहा है। तो इस तरह से उपनक्षत्र स्वामी को अगर आप समझ गए, तभी आप ग्रह और कस्पल सिग्निफिकेटर, ग्रहों के सिग्निफिकेटर और कस्पल सिग्निफिकेटर के मर्म को समझ पाओगे। नहीं तो ग्रह में कौन से भाव है, नक्षत्र में कौन से भाव है, ये देखोगे रहेगा क्या नौकरी लगने का तो योग है, लेकिन नक्षत्र में 2 6 10 11 तो रहेगा, और उप नक्षत्र में अगर वही भाव नहीं है तो इसका मतलब रहते हुए भी ग्रह में उप नक्षत्र स्वामी सपोर्ट नहीं कर रहा। ग्रह में प्रतिकूल भाव है, अनुकूल नहीं है, लेकिन अगर उप नक्षत्र स्वामी में वो खराब भाव नहीं है तो उसका फल नहीं मिलेगा। यह डिटरमिन करने के लिए आपको उप नक्षत्र स्वामी का अध्ययन जरूरी है, क्योंकि उप नक्षत्र स्वामी ही निर्णय करेगा कि ग्रह का फल शुभ है या अशुभ। उप नक्षत्र स्वामी ही निर्णय करेगा कि इस भाव का फल आपको किस रूप में, किस मात्रा में मिलना है, कितने परसेंटेज में मिलना है। तो मित्रों, आशा है आप उप नक्षत्र स्वामी के महत्व को और उप नक्षत्र स्वामी में ही निहित है फलित का सारांश आप समझ गए होंगे। फिर आगे मैं अन्य वीडियो दूंगा, अन्य विषयों पर चर्चा करूंगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है वीडियो आप पूरा देखेंगे। बहुत बहुत